चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर बेटा आते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लेक्चर बचे हुए थे, थोड़ा सा एक दो लेक्चर बचा हुआ था। बचा क्या था, वो फिनिश हो गया था। मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि उससे सवाल एक आता ही आता है। फिर आगे वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो आते हैं बेटा, देखो ये जो थर्ड लेक्चर था वो गैलोसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम था। मैंने आपको क्या बोल रखा था बेटा कि सबसे पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल होता है ना, वो सिर्फ गैसियस स्पीसीज के लिए होता है। मतलब क्या होता है कि अगर आपका रिएक्टेंट ए है और ये बी है, दोनों बना रहे हैं प्रोडक्ट सी एंड डी, बेटा ये भी गैस होना चाहिए, 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 ठीक है ना। ये इस प्रिंसिपल की खासियत है। इस प्रिंसिपल की यही सुंदरता है। क्या है, कहता है कि ये 1808 में दिया था इन्होंने, कहा कि व्हेन गैसेस कंबाइंड आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। बस इतनी बात याद रखना है कि एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बेटा टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर देना है। और बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्टिंग स्पीसीज गैसियस फेज में है और प्रोडक्ट भी बेटा गैस बना रहा है, तो उनका जो वॉल्यूम होगा ना वो सिंपल रेशियो में होगा, राइट। मतलब क्या है कि सर H2 गैस, सर Cl2 गैस और HCl गैस जब आप बनता है, H2 Cl2 से जब कंबाइन होता है बेटा तो HCl गैस बनाता है। और एक जब बैलेंस, देखो ये सारी चीजें बैलेंसिंग से देखा जाता है। रिएक्शन को पहले आपको बैलेंस करना होगा। तो बेटा ये कितना है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 वॉल्यूम हो गया, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 वॉल्यूम हो गया, यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो 2 वॉल्यूम हो गया। तो जब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आप चलोगे, अकॉर्डिंग टू एबव प्रिंसिपल जब चलोगे बेटा, जब अकॉर्डिंग टू एबव प्रिंसिपल चलोगे बेटा, तो प्रिंसिपल यही कह रहा है ना कि जो इनके कोफिशिएंट हैं बाई वॉल्यूम वो सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आप 1 वॉल्यूम मानते हो चलो ठीक है, अगर सर हम 2 वॉल्यूम लेके चलते हैं तो भी ठीक है। मान लो 1 वॉल्यूम है, 1 कोफिशिएंट तो 1 वॉल्यूम, सर 1 कोफिशिएंट तो 1 वॉल्यूम, सर यहाँ पर अपना 2 कोफिशिएंट है तो 2 वॉल्यूम हो गया। अच्छा, आप वॉल्यूम को मेजर किस में करते हो? वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हो, वॉल्यूम को ml में मेजर करते हो। तो वो 1 वॉल्यूम 1 लीटर के भी बराबर होगा, 1 लीटर के भी बराबर होगा बेटा, 1 लीटर ये भी होगा और ये कितना होगा, 2 लीटर होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? ये प्रिंसिपल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब क्या कह रहा है कि ये 1 वॉल्यूम जो है ये 1 मोल के भी बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1 लीटर जो है 1 मोल के बराबर होगा। 2 लीटर कैसे होगा? वो 2 मोल के कैसे बराबर हो रहा है? अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन का, तो हम लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास के अंदर कि PV इक्वल टू nRT, पढ़े है ना। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल, R इज द गैस कांस्टेंट और T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ बेटा क्या करा, देख सकते हो यहाँ पर तुम अगर ध्यान दोगे तो यहाँ कह रहा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब इन्होंने क्या किया बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया सर, कांस्टेंट कर दिया। सर जब इसको कांस्टेंट कर देगा, सर जब इसको कांस्टेंट कर देगा तो आप देख रहे हो कि बचा कौन बेटा, ये कांस्टेंट, सॉरी P कांस्टेंट, बेटा R कांस्टेंट, R तो गैस कांस्टेंट होता है, R बेटा गैस कांस्टेंट होता है। इनकी 3 वैल्यू होती हैं। 3 वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है बेटा। एक होता है 0.0831, एक जो होता है लीटर ATM होता है बेटा, और एक जो होता है वो 2 कैलोरी होता है। तो ये भी कांस्टेंट है बेटा, प्रेशर भी कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो R भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जब R हटाओगे तो इनके बीच में, एक्चुअली ये रिवर्स सोचो, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो R आता है। सर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जितना बेटा वॉल्यूम होगा उतना अपना N आएगा। N इज द नथिंग बट इज द नंबर ऑफ मोल। और एक चीज और देखो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी कनेक्ट कर रहा है। आप पढ़े हो पीछे, सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी कनेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? आप जानते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो अगर तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कनेक्टिविटी दिखा रहे हो तो मोल और मोल से, भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। मान लो ये एवोगाड्रो नंबर है, तुम यहाँ लिखना चाह रहे हो,
पलट के, तो सर ये जब हटाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू है ना 6.02 10⁻23 बेटा फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी ना। अगर तुम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो यही तो बात हुआ, हम इसको क्या किया, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, एन अलग हो गया, एन की वैल्यू हो गई। अब जब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम एन से भी डायरेक्टली है। एन इज नथिंग बट इज अ नंबर ऑफ मोल बेटा, और कुछ नहीं है। मोल आपको निकालना सिखाया हूं, तो वॉल्यूम और मोल डायरेक्टली है और मॉलिक्यूल भी डायरेक्टली हो गया। तो वही कह रहा है कि अगर वॉल्यूम आपका 1 लीटर है तो 1 मोल भी होगा, अगर वॉल्यूम 2 लीटर है तो 2 मोल भी होगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल बेटा इसका और अगर डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर डिस्कस कर लें बेटा, तो आप जानते हो कि जब N2 गैस 3H2 गैस से बेटा रिएक्शन करता है तो आपको भी पता है कि अमोनिया गैस बनाता है ना। क्या बनाता है ये, अमोनिया गैस। बेटा यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये होगा 1 वॉल्यूम, ये होगा बेटा 3 वॉल्यूम, ये होगा बेटा 2 वॉल्यूम। जब वॉल्यूम को रिप्लेस करोगे तो बोलोगे सर हम लीटर लिखेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता है। आप 3 लीटर लिख लीजिए, आप 2 लीटर लिख लीजिए। तुम चाह रहे हो कि सर इसको मोल में लेना चाह रहे हैं, तो मैं पीछे ही तुमको बताया हूं अभी कि सर जो PV = nRT है उसमें ये कांस्टेंट है बच्चा, ये कांस्टेंट है, ये भी अपना कांस्टेंट है, ठीक है सर। ये P भी कांस्टेंट है अपना, चलो ये भी बात सही है। तो एक बात बताइए, इन दोनों का रिलेशन लेंगे ना तो वॉल्यूम तो N के डायरेक्टली होगा। तो बेटा अगर तुम 1 लीटर ले रहे हो तो हम इसको लिख देंगे सर 1 मोल के बराबर है, सर ये 3 मोल के बराबर है, सर ये 2 मोल के बराबर है। अगर तुम इसके रेशियो की बात करोगे तो सर 1:3:2 आ जाएगा, देख लीजिए। और यही कहलाता है सर सिंपल रेशियो। क्या कहलाता है सर, यही सिंपल रेशियो कहलाता है। जब तुम मोल की कंडीशन में लोगे तो भी वही आएगा। तो यही तो पीछे गैलुसे लॉ कह रहा था कि अगर कोई सारे गैसियस रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट भी बेटा गैस फेज में चाहिए। उनका मोल जो होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है सर वो सिंपल रेशियो में होता है। बिल्कुल सही बात है, रेशियो को मोल में ले जाना है, लीटर को मोल में ले जाना है, तो 1:3:2 यानी ये अपना सिंपल रेशियो होगा। यही गैलुसे का प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। दूसरी बात बेटा आते हैं, हम लोग आते हैं एवोगाद्रोज। एवोगाद्रो भी मैंने आपको बता दिया था। सर एवोगाद्रोज लॉ जब मैं बताया था आपको तो मैं उसमें क्या बोला था कि एवोगाद्रो ने क्या कहा, ये भी वॉल्यूम बेस होता है, ये भी आपका फॉर ओनली गैसियस स्पीसीज के लिए होता है बेटा। सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ गैसियस वाले लोग आएंगे, इनके अलावा कोई नहीं आएगा। तो कहता क्या है एवोगाद्रोज, कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, चाहे वो रिएक्टेंट हो गैस, चाहे वो प्रोडक्ट हो गैस, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या गलत कर दिया, पीछे वाले ही सवाल को हमको लेके चलना है, पीछे वाले ही सवाल को लेके चलना है। एक बात बताइए, मान लो हम H2, अभी पीछे वाला सवाल लेता हूं, सपोज करो सर जो पीछे वाला आप समझाएं उसी को समझा दीजिए, ठीक है सर। ये HCl है, चलो कोई बात नहीं, ये भी गैस है। एक बात बताइए, हम लोगों ने पीछे क्या लेके चला था कि सर अगर जो कोफिशिएंट है उसी को वॉल्यूम में ले लिया जाए, ठीक है। 1 लीटर हम ले रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं, 2 लीटर ले रहे हैं। सर आपने देखा कि वॉल्यूम तो डायरेक्टली N के प्रोपोर्शनल था, तो इसीलिए मैंने इसको 1 मोल लिख दिया था, सर इसको 1 मोल लिख दिया था, सर इसको 2 मोल लिख दिया था। बात क्लियर है। उसके बाद बेटा ध्यान देना, उसके बाद क्या होगा, अगर तुम मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है तो एक बात बताओ, अभी पीछे हम लोगों ने एक बात और बोला कि सर N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पीछे वाले स्लाइड में देखो अगर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो मैंने यहाँ लिखा भी था कहीं से, इस जगह पे कहीं मैंने लिखा था, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो।
तो सर वही वाला चीज आपको यहां लिखना है। वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, ठीक है, तो मोल भी 1 लीटर हो गया, तो ये भी 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये भी आपका 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? अगर इसी के अंदर एटम तुम लिखना चाह रहे हो तो सर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं 2, तो 2 एटम से मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल में 2 तो 2 एटम से, यहाँ 2 मॉलिक्यूल में 2 है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये एवोगाद्रो की प्रिंसिपल था, और आपको बस यही सब बातें याद करनी है। और जैसे मान लो H2 गैस है तो वॉल्यूम दिखा दिए, अगर एक H2 है तो एक वॉल्यूम, तो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। n क्या है बेटा, n तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है अपना, n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कोई भी गैस लोगे उसके वॉल्यूम को मोल में ले जाना, उसके वॉल्यूम को बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ले जाना, वही एवोगाद्रो का प्रिंसिपल कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं। सर एटॉमिसिटी क्या होता है आपको भी पता है कि सर नंबर ऑफ एटम जित मॉलिक्यूल के अंदर जितने होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी होगी। अब एक बात बताओ, इसमें इसके पास कितने एटम है, सिंगल, तो एटॉमिसिटी क्या हो गई 1, एक ही एटम अकेले दिख रहा है ना। इसके पास कितने एटम है 2, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। इसके पास कितने एटम है 2, तो एटॉमिसिटी 2 हो गई। सर इसके पास कितने एटम है, ओजोन के पास 3, तो एटॉमिसिटी 3 हो गई। सर इसके पास कितने हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी 3 हो गई। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। ये देखो एक कार्बन इधर और 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए 5। बेटा यहां देखो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, कितने हो गए 4 2 6, एक साथ हो गए। सर इसके पास 1 सल्फर, 3 ऑक्सीजन, तो 4 हो गए। सर अगर आपसे ये पूछ दिया कि आप बताइए सर इसका एटॉमिसिटी कितनी है, सर इसमें कितने एटम है टोटल, सर इसमें कितने एटम है टोटल, सर इसमें कितने एटम है टोटल, तो क्या दिक्कत है, आपको काउंट करना है, बस खत्म बात। तो सर क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, तो एटॉमिसिटी कितना हो गया 8। 1 कार्बन है, 2 कार्बन हुआ, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ है, गिन लो ना भाई, 1 2 3 5 1 6 2 8, इसकी भी एटॉमिसिटी 8 हो गई। सर यहाँ कितने एटम दिख रहे हैं 8, तो एटॉमिसिटी 8। सर इसके एटम कितने हैं 4, तो एटॉमिसिटी 100। क्लियर है? तो इस तरीके से एटॉमिसिटी बस काउंट करके लिया जाता है। आगे चलते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। सर रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है किसी एक एटम का या किसी एक गैस का डेंसिटी दूसरे गैस से कंपेयर करना। बात समझा? मान लिया जाए अपने पास 2 गैस है ए एंड बी, और दोनों गैस की डेंसिटी अपने पास है, डेंसिटी ऑफ ए भी होगा, डेंसिटी ऑफ बी भी होगा। तो जब एक गैस की डेंसिटी आप दूसरे गैस की डेंसिटी से कंपेयर कराते हो तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। कैसे निकालते हैं, आर डी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी बी। बेटा इसी तरीके से अपने पास वेपर डेंसिटी होता है। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली, कि सर ये जो डेंसिटी निकाला जाता है, ये जो डेंसिटी निकाला जाता है, ये डेंसिटी किसके वजह से होता है सर, ये होता है H2 गैस को लेके कंपेयर करके निकाला जाता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कंडीशन। गैस H2 के गैस के डेंसिटी को मेजर किया गया क्योंकि लाइटेस्ट एटम होता है, एलिमेंट होता है। तो डेंसिटी ऑफ अ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट अ सेम टेम्परेचर। तो कहा यह गया, प्रैक्टिकली ये माना गया कि जो गैस की डेंसिटी होती है बेटा वो 0.00089 ग्राम पर ml होता है। 1 ml में जो गैस का मास होता है वो ये होता है, राइट। तो जब तुम इसको चेंज करोगे तो तुम देख रहे हो कि ये डेसिमल 1 2 3 4 यहां जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1 2 3 4
4 हो रहा है ना, 1 2 3 4 और 5, मान लो हम यहां तक ले रहे हैं तो 9 ही आएगा ना। मान लो ये डेसिमल इधर भगाएं तो -5 आएगा ना। तो तुम देख सकते हो कि गैस की डेंसिटी क्या है, बहुत को कम है बेटा, बहुत छोटा वैल्यू है, देख सकते हो। इज इट क्लियर ना। अब इससे जब डेराइव किया जाता है तो सीधे फॉर्मूला मिलता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2 या मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला में हाँ, वो H2 से ही निकाला जाता है क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना। अब सुनो, एक बात और तुम जान लो, रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होता है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होगा बेटा, क्योंकि डेंसिटी ऊपर डेंसिटी नीचे, तो डेंसिटी का यूनिट जब कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं आएगा। बोलिए बात क्लियर है। आगे चलते हैं। बहुत शानदार सवाल है मेरे पास। कहता है कि वेपर डेंसिटी आपको बताना है बेटा। नहीं दिया हुआ कोई गैस है, अननोन गैस है, मुझे नहीं पता है कि वो गैस कौन दे रखा है। तो उस अननोन गैस को मैंने x मान लिया बेटा, आपने हाइपोथेटिकली x मान लिया, नहीं पता है मुझे। तो इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस इज 14, बेटा उस गैस की वेपर डेंसिटी दे रखा है 14 और आपसे बोल रहा है कि उस गैस का नेचर बताओ, कौन सा गैस होगा। तो बेटा अगर उस गैस x का मास हम जान जाएं, अगर उस गैस का मोलर मास हम जान जाएं, तो यहां से मोलर मास जोड़ के बता सकते हैं ना। तो बेटा एक बात हम जानते हैं फॉर्मूला कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास बाई 2। तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सर मोलर मास तो मुझे मिल गया x का, 2 इंटू 14 दैट इज 28। अब ये मोलर मास जो यूनिट होगा बेटा वो ग्राम पर मोल में होगा बच्चा। अब ध्यान दीजिए, अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि जोड़ो सबका मास। बेटा इसका मास 12 होता है, इसका 16 होता है, तो 12 प्लस 16 कितना हो गया, 28। आ तो गया, समझे आप। ये देखो 12 होता है और 16 ऑक्सीजन का होता है, यानी ये तो 44 आ जाएगा, नहीं होगा। सर ये एक का 14 दो बार में है तो 28, तो सर डी वाला आंसर सही है, नहीं होगा। पहला वाला और तीसरा वाला आंसर सही है मेरा। समझ रहे हैं, तुम समझ रहे हो बेटा। तो ये कहानी है। दूसरे सवाल पे आओ ना, अच्छा सवाल ये भी है। कहता है कि अगर फिर अननोन गैस है और उस गैस का इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ नोन गैस विथ रिस्पेक्ट टू CH4 इज 4, तो कह रहा उस अननोन गैस का क्या बता दीजिए मुझे, क्या बता दीजिए कौन सा गैस है वो। तो कैसे करोगे इसको, बोलो। एक अननोन गैस है, उसका वेपर डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। कह रहा विथ रिस्पेक्ट टू 14, तो कह रहा उस अननोन गैस की आप मुझे क्या बता दीजिए, वो गैस है कौन, ये आप निकाल के बताइए मुझे। तो जस्ट पीछे वाले सवाल से करना है, जैसे पीछे आपने किया था। आपने उस अननोन गैस का वेपर डेंसिटी और रिस्पेक्ट करा इसके रिस्पेक्ट में। अरे भाई इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका मोलर मास तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा। उसके रिस्पेक्ट में मतलब क्या है, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में, उसके मास के रिस्पेक्ट में निकालो। तो एक बात बताओ, 16 चौको कितना हुआ, 64 हो गया ना। 16 गुणे 4 64 मोलर मास मिल गया मुझे। अब मोलर मास 64 कहाँ आएगा, ये तो 44 आ रहा था, पीछे देखे थे तुम लोगों ने। ये तो बेटा 32 आएगा, पीछे देखा था तुम लोगों ने। ये बेटा सल्फर 32 और 16 दूनी 32, यही तो आ रहा है। यानी इसका मतलब हम इसके साथ जाएंगे, इसके रिस्पेक्ट का मतलब इसके मास में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है, समझे आप। तो ये लेवल होता है सवाल का। ये सवाल हम लोगों ने कर रखा था, एक बार सवाल हो चुका था।
एक बार मैं इसको ओरली बता देता हूं, पूछ क्या रहा है। इक्वल मासेज ऑफ H2O2 एंड मीथेन have been taken in a container of a volume B at a temperature 27 degrees Celsius in identical condition. The ratio of the volume of gases O2, H2O2 and methane 15 का सवाल है। मैंने क्या बोला था, एक कंटेनर लिया जाए, उसमें बेटा तीनों गैस को भर दिया जाए, H2 का मास दिया X, इसका मास क्योंकि सेम मास दिया है, और सबका वॉल्यूम सेम है, एक के कंटेनर में रखा हुआ है, बात बराबर है। तो आप एक बात बताइए, आपसे क्या पूछ रहा है, इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो एक बात बताओ, हम एक फार्मूला जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 इक्वल टू W बाई एम। तो W तो तुम्हारे पास X है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए और मोलर मास ये 2 हो जाएगा। देखना X बाई 2 और 22.4 और वॉल्यूम मुझे चाहिए। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम अगर इसको यहां ले जाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। सेम वही काम दूसरे के लिए, X बाई 32 वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 ये आ जाएगा। सेम इसके लिए बेटा, तीनों का वॉल्यूम जब हम इस तरीके से रेशियो लेके करेंगे तो ये रेशियो आएगा, X X X कट जाएगा, 22.4 22.4 22.4 कट जाएगा, 2 32 16 बचेगा। सर इसका जब रेशियो लेके सॉल्व करोगे तो 16:1:2 आएगा, जो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सवाल भी मैंने आपसे जिक्र किया था। अब आ जाओ, मैंने बोला था कि डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी क्या होती है, एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि बच्चा है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। डाल्टन ने शुरू में क्या बोला कि डाल्टन ने कहा कि जो मैटर होता है वो इंडिविजुअल एटम से बना होता है, लेकिन इनकी थियरी यार गलत हो गई थी। बाद में इनकी थियरी गलत हो गई थी, इनकी थियरी को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ गई थी कि एटम डिविजिबल होता है, तभी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तभी तो एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। और इन्होंने शुरू में क्या बोल दिया कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि एटम, जैसे मान लो तुम चौक का बुरादा लेते हो तो चौक का बुरादा ढेर सारा ले लो, इसमें एक पार्टिकल्स जब देखोगे तो इस एक पार्टिकल्स को ही क्या कहा गया बेटा, एटम कहा गया। उसी एक पार्टिकल को क्या कहा गया, एटम कहा गया। तो उन्होंने कहा कि एटम्स जो होते हैं इंडिविजिबल होते हैं। इन्होंने क्या बोला बेला कि जितने भी ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल मास एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास। मैंने क्या बोला था कि अगर आप सोडियम का टुकड़ा लेते हो तो सोडियम के ढेर सारे पाउडर बना लो, तो बेटा ये भी सोडियम का ही पार्टिकल, ये भी सोडियम का पार्टिकल, तो जो मास इसका वही मास इसका, वही मास इसका, तो मास बेटा क्या होता है, सेम होता है। राइट, मास क्या होता है, सेम। लेकिन अगर आप एक सोडियम का पार्टिकल ले लीजिए, एक पोटेशियम का ले लीजिए, तो इसका पार्टिकल अलग दिखाई देगा थोड़ा, इसका पार्टिकल अलग थोड़ा दिखाई देगा। तो जब एटम अलग हैं, जब पार्टिकल्स इसके अलग होंगे, एलिमेंट अलग हैं, तो एटम भी अलग होंगे। इसके पार्टिकल अलग विजिबल होंगे, इसके पार्टिकल अलग विजिबल होंगे। तो सेकेंड पॉइंट बेटा वही बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट अपना वही बोल रहा है कि जो एटम्स होते हैं बेटा वो अपना क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोटॉप्स को छोड़ देना। हाँ, आइसोटॉप्स मतलब कार्बन 12 और कार्बन 13 बेटा, इसका शकल, इसका मास तो अलग अलग है, इनके लिए बात वो नहीं किया है। तीसरी बात, कंपाउंड जब भी बनेंगे बेटा तो दो अलग अलग एलिमेंट के मिलने से बनेंगे, ये पानी बना लेगा। कंपाउंड जब भी बनेंगे तो दो अलग अलग एलिमेंट के मिलने से बनेंगे। मॉलिक्यूल बेटा जब भी बनेंगे तो दो सेम एटम के मिलने से बनेंगे, ये अपना मॉलिक्यूल है। ऐसा कौन बोल रहा, डाल्टन साहब बोल रहे हैं। ये अपना क्या है बेटा, कंपाउंड है। बोलिए बात बराबर है। नेक्स्ट, जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्होंने बोला कि एटम्स को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना एटम को हम बना सकते हैं। यही हो सकता है कि एटम केमिकल रिएक्शन में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। तो ये डाल्टन्स की थियरी हुई। लेकिन बाद में चल के बेटा जो डाल्टन्स की थियरी थी वो मॉडर्न थियरी में आ गया, और डाल्टन ने कहा कि जो एटम्स होता है बेटा
वो अपना डिविजिबल होता है बच्चा, वो अपना क्या होता है, डिविजिबल। और डिविजिबल कैसे होता है सर, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये क्या कहलाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा होता है। क्या कहलाता है, ये अपना सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाता है। बोलिए बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया। ये तो फर्जी बात बोले ना शुरू में, बाद में जब डेवलपमेंट हुआ तो देखा ये गया कि ये गलत इन्होंने बोला था, इसीलिए इनकी प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया गया कि सर एटम तो डिविजिबल होता है, एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। और ये चीज़ हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टडी डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने किया था, थॉमसन ने किया था, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन फिलहाल ये डाल्टन्स की थियरी थी, ये अलग अलग बातें थीं। अब एटॉमिक मास आपको मैंने बोला था, एक बार मैंने पहले समझा चुका हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको लिखते हैं AMU लिखा जाता है बेटा। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटॉप। तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन जब देखा गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो देखा गया क्या था बेटा, ये क्या था, ये वहीं रख दो। तो बेटा इन्होंने क्या देखा कि एक एटम का मास, बेटा एक पार्टिकल जिसको तुम देख नहीं सकते हो, उसका मास इन्होंने फाइंड किया। तो क्या फाइंड किया, कहा 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सोचो कितनी छोटी वैल्यू है, तुम देख भी नहीं सकते, उसके पार्टिकल का मास इन्होंने निकाला। और किससे निकाला, बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ये टेक्निक अलग ही होती है बेटा, उससे निकाला गया। तो तुमको करना क्या, उलट देना है बेटा। 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैविंग एटम। बेटा कितने एटम का बता दो जरा, तो बेटा कितने एटम का, 1 एटम का ना। तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा बेटा, 1/1.9 10⁻⁻23। तो सर कितने ग्राम के लिए हो जाएगा, सर कितने ग्राम के लिए आप इसको निकालोगे, तो 12 ग्राम के लिए ना सर। तो 12 ग्राम दिया हुआ, कार्बन 12 बोल रहा है, तो 1/9 10⁻⁻23, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻23 और नीचे 1.9। तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर तो दिख ही रहा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से होता है बेटा। तो ये सारी बातें आप लोग को मैंने पढ़ा चुका था पहले ही, और कुछ मैंने पीछे भी टॉपिक बताया था, एवरेज एटॉमिक मास। बेटा एवरेज एटॉमिक मास छोटा सा टॉपिक है, देख लिया तो 2 मिनट लगेगा। ये आइसोटॉप के लिए अवेलेबल होता है, जिसके मास अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो उनको वो नेचर में अलग अलग रूप, मतलब डिफरेंट एबंडेंस में होता है। कोई ज्यादा होता है, जैसे मान लो कार्बन की अपने 3 आइसोटॉप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो बेटा कोई नेचर में ज्यादा मिलता है, कोई नेचर में कम मिलता है, और तुमने जिद कर दिया कि मुझे तो सबका एवरेज मास बता दीजिए, तो हम नहीं बता सकते जब तक एबंडेंस नहीं पता चलेगा कि ये नेचर में क्या परसेंट है, ये नेचर में क्या परसेंट है, ये नेचर में क्या परसेंट है। जब तक आप ये नहीं पता लग पाओगे कि सर वो नेचर में कितना है, तब तक कोई नहीं निकाल सकता एवरेज एटॉमिक मास। तो निकालने का तरीका क्या है बेटा, ये फॉर्मूला है, x1m1 प्लस x2m2 प्लस x3m3 बाई x1 x2 x3। बोलोगे सर कौन क्या है, m1 m2 m3 उसका मोलर मास है, और x1 x2 x3 जो एबंडेंस इन नेचर, कितना मिलता है नेचर में, वो होता है, राइट। तो इसी का एक सवाल मैंने आपको समझाया भी था कि देखो 3 एलिमेंट है, x तीनों आइसोटॉप्स। बेटा तीनों का देखो, इधर देखो, मास 200, 199, 202,
इसका परसेंटेज अबंडेंस देखो अलग अलग दिया है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो M1X1 M2X2 M3X3 सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। M1 की वैल्यू देखो 200 और 90 है, तो ये हो गया, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ के निकालोगे तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा था, सुनो देखो फिर से सवाल देखो, ये फिर से सवाल देखो 2007 का एकदम ताजा ताजा सवाल है। और बेटा 2025 का, अभी 2025 का पेपर तो होने वाला है, ये तुम जानते ही हो कि सारे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अपने पास 3 एलिमेंट है, अपने पास 3 है, एक का मास 200 और दुनिया में 90% मिल रहा है, एक अपना 199 है, 199 है, दुनिया में 8% मिल रहा है, एक अपना 202 है, दुनिया में 2% मिल रहा है। ठीक, तो एक बात बताओ, सुनना, बहुत अच्छा सवाल है यार। M1 200 है बेटा, X1 अपना 90 है, M2 अपना 199 है, तो X2 अपना क्या है, X2 अपना X अपना क्या है, X2 अपना क्या है बेटा, X2 अपना 8 है। सर M3 कितना है, 202 है। सर X3 अपना 2 है। तो एक बात बताओ, एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो सर ने एक फॉर्मूला बताया था। सर ने क्या फॉर्मूला बताया था तुम देख सकते हो, ये X1 प्लस X2 प्लस X3, बेटा सारी वैल्यू पुटअप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100। सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा, ये जोड़ोगे तो आ जाएगा, नहीं निकाल पाओगे। तो ये कहानी होता है अपनी एवरेज एटॉमिक मास का। दूसरा वाला भी सवाल देख लिया जाए, सेम सवाल है बेटा। ये आइसोटॉप बोरान का है, एक बोरान 11 है, एक का मास नंबर 10 है, 10 वाले मास नंबर दुनिया में 19% मिल रहा है, 11 मास नंबर वाला 81% है। तो कह रहा उसका एवरेज एटॉमिक मास बताइए। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए बोलोगे सर ने तो आपने फॉर्मूला जो बताया था उसका इस्तेमाल करो, बिल्कुल करो। ये अपना तुम्हारा M1 है, ये X1 है, ये अपना M2 है, ये X2 है। बेटा दोनों वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बोले क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये सारे सवाल बहुत अच्छे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बेटा हम लोग सवाल कुछ किए भी थे, अब जब भी सवाल हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 2 4 5 सवाल इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का बता देंगे यहाँ से, और उसके बाद एक बार इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार कल रिपीट करके और इस वीक में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यहीं तक का लेक्चर हम खत्म करते हैं बेटा। आगे मिलते हैं हम लोग फ्रेश इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला चैप्टर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।